साथियों नमस्कार। गुड इवनिंग। सृजन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट की दो क्लासें ली है, अलग अलग पॉइंट पे दो क्लासों को लिया गया। हर एक क्लास में एक नया पॉइंट लेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट की जो 3-4 क्लासें बचेगी उसमें उनके पर्टिकुलर पैटर्न क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। उसी पे बात करते हैं। आज एक पॉइंट पे बात करेंगे जिसका नाम है जीवन बीमा पॉलिसी। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप आती है उसमें इसका ट्रीटमेंट आता है। ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप कंटेंट को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा है। इसका मतलब ये मैं जो चर्चा कर रहा हूं ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, मैं जीवन बीमा की बात कर रहा हूं। देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, मैं पार्टनरशिप के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, एकाकी व्यापार, वहां अगर व्यापार स्वामी के जीवन का बीमा प्रीमियम पेमेंट करता है ना तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, है ना? वो उसका स्वामी का पर्सनल एक्सपेंस होता है। वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। अब देखो भाई, व्यापार में तो क्या होता है, जनरली स्टॉक का बीमा होता है, एसेट्स का बीमा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप में जो पॉलिसी है वो जीवन बीमा पॉलिसी है। तो पहली बात तो आप ये समझो, ये मैंने लिखा फर्म, है ना? ये मैंने लिखा फर्म और ये लिखा मैंने पार्टनर और ये लिखा मैंने लाइफ और ये लिखा मैंने पॉलिसी, ये लिखा मैंने प्रीमियम और ये लिखा मैंने रेशियो। मैंने कुछ कीवर्ड की बात लिखी है जिससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। देखो, सबसे पहली बात है बेटा कि फर्म की कभी फर्म लिविंग पर्सन नहीं होता तो फर्म की कभी लाइफ ही नहीं होती। फर्म तो गोइंग कंसर्न है, सुदीर्घ संस्थान है, अनंत समय तक चलेगा। तो फिर सर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो बेटा, लाइफ फर्म की तो नहीं हो सकती, वो तो गोइंग कंसर्न है। यहाँ लाइफ किसकी बात चल रही है? पार्टनर की लाइफ की बात चल रही है। मतलब ये जीवन बीमा पॉलिसी जो है ना वो साझेदारों के जीवन पर ली जा रही है, ये ध्यान रखना। तो बेटा, पार्टनर के लाइफ पर क्या ली जा रही है? पॉलिसी ली जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात बेटा ध्यान रखना, ये जो पार्टनर के लाइफ पर जो पॉलिसी ली जा रही है ना, इस पॉलिसी को कभी भी पार्टनर नहीं लेते। इस पॉलिसी को कौन लेगा? इस पॉलिसी को लेगा फर्म लेगा। मतलब फर्म जो है वो पार्टनर की लाइफ के ऊपर क्या ले रहा है? पॉलिसी ले रहा है। हाँ, तो अब सुनो ध्यान से। फर्म पार्टनर के लाइफ पर दो तरह की पॉलिसी ले सकता है। एक तो पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, और एक होती है जॉइंट। इंडिविजुअल को बोलते हैं सेपरेट और इसको बोलते हैं हम संयुक्त, या ऐसे बोलूं कंबाइंड। अच्छा सर, हाँ, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत, या इसको बोलते हैं पृथक, सबके लिए पृथक पृथक, और इसको बोलते हैं संयुक्त। अच्छा ओके सर, मान लिया। याद रखना, साझेदारों के जीवन पर ये जो पॉलिसी ली जा रही है ना, ये फर्म ले रही है, ये साझेदार नहीं ले रहे हैं। पहली बात तो ये समझो। देखो भाई, सबका अपना अपना नजरिया है। फर्म जो है पार्टनर से बनी है। मान लो 3 पार्टनर है तो फर्म अपने पार्टनर को बोलती है कि भाई देखो, फर्म चलाते हो, लाभ हानि होती है, पैसा तुम्हारा है, तुम घर ले जाओ।
हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग की सलाह है कि दूरदर्शिता रखनी चाहिए। तो फर्म ने कहा कि भाई साझेदारों, सारा पैसा घर मत ले जाओ, तुम्हारा ही पैसा है, कुछ पैसा कहीं निवेश कर दो। कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई गोल्ड में करता है, तो तुम पैसा, कुछ पैसा कहीं निवेश कर दो और वो बुरे वक्त में तुम्हारे ही काम आएगा। अच्छा सर, कैसे? तो फर्म ने कहा एक काम करो, ये जो पैसा है ना, ये पैसा क्या करो, ये निवेश कर दो। ये तुम्हारा ही पैसा है, आज भी बांटोगे तो तुम्हारे लाभ हानि अनुपात में बटेगा, और निवेश करोगे तो फ्यूचर में भी जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए ही होगा, तुम्हारे ही काम आएगा। अच्छा सर, तो सर फिर ये ले क्यों रहे हैं? अभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो इसका मतलब फर्म पार्टनर के जीवन पर इंडिविजुअल या जॉइंट किसी भी तरह की पॉलिसी ले सकती है। और सबसे बड़े मजे की बात है, इन पॉलिसी पे जो प्रीमियम आएगा वो कभी भी प्रीमियम पार्टनर पे नहीं करेगा। वो कौन पे करेगी? वो फर्म पे करेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी किसके नाम से है। जैसे इंडिविजुअल में ए के नाम की अलग है, बी के नाम की अलग है, सी के नाम की अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंबाइंड है तीनों की, ए बी सी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये सीख लेना है कि पॉलिसी फर्म द्वारा ली जा रही है, और उन पॉलिसी को चाहे इंडिविजुअल लिया चाहे जॉइंट लिया, इनका जो प्रीमियम होगा वो पार्टनर नहीं पे करेंगे, वो फर्म पे करेगी। और ये ध्यान रखना, जब भी पैसा मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो पैसा भी किसको मिलेगा? वो फर्म को मिलेगा। और फर्म फिर डिस्ट्रीब्यूट किस में करेगी? पार्टनर में करेगी। और किस में करेगी? ओल्ड पीएसआर, यानी पुराने लाभ हानि अनुपात में। भाई उन्हीं का पैसा था, जब निवेश नहीं करते तो वो पैसा भी उन्हीं के काम आता, उन्हीं के लाभ हानि अनुपात में बढ़ता, तो वही अनुपात यहां काम आया। तो इस डायग्राम से हमें क्या सीखना चाहिए? 5 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, पॉलिसी कौन ले रहा है? फर्म ले रहा है। अच्छा, फर्म ले रहा है। पॉलिसी क्या है? एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? सर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म जो निवेश है, इसको मैं ऐसे बोलूं कि याद रखना, पॉलिसी जो है यहां पर एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी कौन सा? लॉन्ग टर्म है। इसलिए इसको क्लासिफाइड करते हैं एज ए फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट के सारे अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, मतलब वास्तविक खाते होते हैं। तो बात सीखें, पॉलिसी क्या हुआ? फर्म ने ली, हाँ, अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए। सर आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है? मैं बताता हूं आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है, तब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। सर कैसे? बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर। ओके सर, इन तीनों पार्टनर ने, सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं, सन 2000 में एक पॉलिसी ले ली साहब 3 करोड़ रुपए की। ले ली पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ साहब? पॉलिसी पे प्रीमियम चुका रहे हैं, सॉरी, पॉलिसी पर प्रीमियम चुका रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हुआ क्या, 2025 में इन 3 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई। तो बेटा देखो, सोचो, 3 करोड़ की पॉलिसी है, 3 पार्टनर है, बराबर का हिस्सा है, तो आपको यही लगेगा ना
कि ए का 1 करोड़, बी का 1 करोड़, सी का 1 करोड़, सही है ना? आपकी बात सही है। लेकिन सोचो 2025 में अगर उसकी मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी क्या बोलेगा? मेरे पिता का हिस्सा दो, ये सारी प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी में सब में हिस्सा दो, तो वो हिस्सा निकलेगा ना, पॉलिसी में भी हिस्सा निकलेगा। तो भाई वो उसका हिस्सा पेमेंट करने के लिए ए और बी के पास पैसा तो होना चाहिए ना। हाँ, तो वो जब पॉलिसी का पैसा ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को भी मिलेगा, तो जो ए और बी के पास में जो पैसा आया है उससे वो बाहर जाने वाले साझेदार का हिस्से का पेमेंट करेंगे, उसका फर्म में जो भी हिस्सा है उसका चुका के उसको फ्री कर देंगे। तो क्या होगा? हाँ, आर्थिक समस्या नहीं आई, वरना ए और बी को क्या करना पड़ता? फर्म में से उसका हिस्सा देने के लिए हो सकता है फर्म को बेचना पड़ जाता। तो इसका मतलब ये है कि भैया आर्थिक सुरक्षा के लिए पॉलिसी तो लेनी चाहिए, और अगर आपने पॉलिसी ली है तो भविष्य में आपको आर्थिक कठिनाइयां जो है वो नहीं आएगी। ये बात समझ के चलना बहुत जरूरी है व्यापार के लिए भी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या रेज होता है कि सर पॉलिसी जो है, सर जो पॉलिसी है ये क्या है सर? निवेश है भाई। कौन सा निवेश है सर? लॉन्ग टर्म का निवेश है। और लॉन्ग टर्म के निवेश को क्या बोलते हैं? फिक्स सेट। और फिक्स सेट का अकाउंट कौन सा होता है? रियल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट किस नेचर का है, और स्टूडेंट जवाब लगाते हैं पर्सनल अकाउंट। वो नहीं है पर्सनल, वो रियल अकाउंट है, ये ध्यान रखना। और फिर अगली बात सुनो, पॉलिसी के दो वैल्यू होते हैं, एक होता है पॉलिसी वैल्यू और एक होता है सरेंडर वैल्यू। इनके बारे में भी समझ लो। देखो बेटा, क्या होता है पॉलिसी वैल्यू? यानी होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब है कुल बीमित धन, जितने का आपने बीमा लिया है, जितने का आपने रिस्क कवर किया है। सपोज करो आपने 3 करोड़ का बीमा लिया है, तो ये होता है पॉलिसी वैल्यू, ये होता है सम एश्योर्ड। और इसकी एक कहानी है, ये पैसा कब मिलेगा? या तो किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ, या पॉलिसी हो जाए मैच्योरिटी, परिपक्व। पॉलिसी 20 साल के लिए लिए, या तो 20 साल पूरे हो जाए, या उससे पहले किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। इन दोनों में से जो भी क्या हो जाए पहले, तो आपको क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और याद रखना, ये क्या है सर? ये क्या है जो हम बात कर रहे हैं? ये क्या है सर? ये है आपका सरेंडर वैल्यू, जिसको बोलते हैं समर्पण मूल्य। ओके सर, अब दोनों की कारीगरी समझ लो। देखो क्वेश्चन कहाँ छिपा हुआ होता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब है बीमा कंपनी जो भी पॉलिसी बेचती है ना, उन सभी पॉलिसी का प्रत्येक वर्ष के अंत में सरेंडर वैल्यू डिक्लेयर करती है। हाँ, ताकि किसी को अगर पॉलिसी बंद करवानी हो तो वो बंद करवा सकता है, तो उसको उसका उस समय का प्रचलित बाजार मूल्य मिल जाएगा। अच्छा सर, समर्पण मूल्य क्या होता है? जो पॉलिसी जारी हुई है उसका प्रत्येक वर्ष के अंत में समर्पण मूल्य, उसका प्रचलित बाजार मूल्य होता है। अच्छा बताओ, ये कब काम आता है? अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अवकाश लेता है, रिटायर हो रहा है, और वो कहता है भाई मैं जा रहा हूं, मेरा जो भी पॉलिसी में हिस्सा है दे दो, तो समर्पण मूल्य के हिसाब से उसका हिस्से का भुगतान करते हैं। तो यहाँ क्या बात समझ में आई इस डायग्राम से कि पॉलिसी का खाता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का खाता किस प्रकृति का है? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता है। अच्छा, सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा? अवकाश के समय, फर्म समापन हो जाए तो भी मिल जाएगा। और अगर मृत्यु हो गई या मैच्योरिटी हो गई, इन
दोनों में से जो पहले हो जाए तब क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू। इस डायग्राम में मुझे 5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। अब पहले वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं वो बताता हूं। पहला क्वेश्चन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म को बीमा कंपनी से कौन सा मूल्य मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या फर्म के समापन पर फर्म को बीमा कंपनी से कौन सा मूल्य मिलेगा, समर्पण मूल्य मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, फर्म की लेखा पुस्तक जब बनेगी, फर्म की जब बैलेंस शीट बनेगी तो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में किस मूल्य पर दिखाया जाएगा, वो मूल्य होगा सरेंडर वैल्यू। यानी क्वेश्चन ऐसा है, फर्म की लेखा पुस्तकों में पॉलिसी किस मूल्य पे दिखाई जाए तो जवाब होगा समर्पण मूल्य। फर्म के आर्थिक चिट्ठे में पॉलिसी को किस मूल्य पर दिखाया जाए तो जवाब क्या होगा, यह सरेंडर वैल्यू होगा। तो वापस यहाँ पे आके देखते हैं इस डायग्राम में हमने क्या सीखा और इस डायग्राम से कौन सी बातें समझ में आई। फर्म का जीवन नहीं होता, फर्म तो सुदीर्घ संस्थान होता है, गोइंग कंसर्न होता है। फर्म के लाइफ का बीमा नहीं हो सकता। फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उसके ऊपर पॉलिसी किसने ली है, फर्म ने। फर्म ने साझेदारों के जीवन पर क्या ली है, पॉलिसी। चाहे वो साझेदारों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ले या ज्वाइंट ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन पॉलिसी पे जब प्रीमियम आएगा वो कौन पे करेंगे, पार्टनर। प्रीमियम कौन नहीं पे करेंगे, फर्म पे, पार्टनर पे नहीं करेंगे। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। और जो भी पैसा मिलेगा सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, वो किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। और वो फर्म पैसा किस में बांटेगी, पार्टनर में बांटेगी। किस रेशियो में बांटेगी, उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेगी। तो यहाँ पर हमें जो बात समझ में आई है वो ये है कि हाँ, फर्म ने पॉलिसी ली है साहब। ये फर्म अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए दूरदर्शिता को सोचते हुए साझेदारों के जीवन पर ये पॉलिसी ले सकती है और इसके माध्यम से वो काम कर सकती है। पॉलिसी एक तरह का निवेश है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट है, रियल अकाउंट है। और पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगा, या तो साझेदार की मृत्यु हो जाए या पॉलिसी परिपक्व हो जाए, जो दोनों में पहले हो जाए। और समर्पण मूल्य कब मिलेगा, या तो अवकाश हो जाए या फर्म का समापन हो जाए। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी पैसा मिलेगा वो साझेदारों को मिलेगा, फर्म बांटेगी उसके पुराने अनुपात में। अब एक बात और सीख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉलिसी, सपोज करो 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये सरेंडर वैल्यू चल रहा है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। और जॉइंट पॉलिसी भी है साथ में, कितने की, 60 लाख, सरेंडर वैल्यू 6 लाख। बेटा ध्यान रखना, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, अगर मृत्यु मान लो सी की हुई, तो ध्यान रखना सी का नाम किस किस पॉलिसी में आ रहा है, ये यस, यहां भी आ रहा है यस, ये तो ब्लॉक हो जाएगी। ये पॉलिसी का तो पूरा मिलेगा पॉलिसी वैल्यू 70 लाख रुपए। और जो ये पॉलिसी है, शेष पॉलिसियां, भाई इन पॉलिसी में भी किसका हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है। तो इनमें भी तो तीनों का हिस्सा है, क्योंकि ये मरे तो है नहीं, तो इनके पॉलिसी मूल्य है। यानी इस पॉलिसी का ये सरेंडर वैल्यू 1 लाख और 1 लाख, मतलब 70+2, ये 72 लाख रुपए का विभाजन होगा 3 पार्टनर में, ABC, इक्वल इक्वल इक्वल। ऐसे होता है बंटवारा बेटा।
इसका मतलब जो भी पॉलिसी ली गई है वो सभी साझेदारों में बटेगी, उसमें सभी में उसका हिस्सा निकलेगा और उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहां तक में अगर मैं इसको स्क्रीनिंग कर दूं और मुझे कोई बोले कि यहां तक में आपको जो 7 क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना वो बताओ, मुझे पहला क्वेश्चन दिखाई देता है वो ये है कि यहां से जेएलपी अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, वास्तविक खाता है। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि साझेदारों में किस अनुपात में बांटनी चाहिए, पुराने अनुपात में। तीसरी बात, ये व्यापार के लिए कौन सी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति। चौथी बात, अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी से कौन सा मूल्य प्राप्त होगा, पॉलिसी मूल्य है। अवकाश होता है तो कौन सा मूल्य है, समर्पण मूल्य है। फर्म की लेखा पुस्तकों में, आर्थिक चिट्ठे में पॉलिसी को किस मूल्य पर दिखाया जाए, जवाब होगा समर्पण मूल्य। और ये ध्यान रखना, अगर पॉलिसियां बहुत सारी है तो ध्यान रखना, अगर मृत्यु हो गई तो जिसमें मृतक का नाम है उसका तो पॉलिसी वैल्यू और शेष का समर्पण मूल्य साथ में जोड़ लो और सबको बांट दो, उनके लाभ हानि अनुपात में आपका काम पूरा हो जाएगा। और सर कभी एग्जाम इससे आगे चला गया तो क्या होगा, आगे चला गया तो वो बात करेगा किस पर, मेथड्स पर। मेथड्स का मतलब विधियां। अरे बेटा इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिसी को लेखा पुस्तकों में जब हम रखते हैं, किस विधि से रखते हैं, उस विधि से उसका उपचार क्या होता है, ये जानने में मदद मिलती है बेटा। तो पॉलिसी का ट्रीटमेंट करने की विधियां 3 ही है। हाँ, 3 विधियां है लेखा पुस्तकों में पॉलिसी का उपचार करने की। 3 विधियां है जिसमें पहली विधि क्या है वो बताता हूं। नंबर 1, जब किस पर, पॉलिसी पर किसको चुकाए गए, क्या चुकाए गए, प्रीमियम को। अच्छा, प्रीमियम को क्या मानोगे, प्रीमियम को व्यय माना, प्रीमियम को खर्च माना, प्रीमियम को आयगत व्यय माना, प्रीमियम को आगम व्यय माना, प्रीमियम को पी&एल से चार्ज किया, प्रीमियम को अवास्तविक खाता माना। बेटा सब का मतलब एक ही है, मूल क्या है, प्रीमियम को साहब हमने खर्चा मान लिया है। और ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपने खर्चा माना, व्यय माना, अच्छा खर्चा माना, व्यय माना, पी&एल में चार्ज किया, तो ये लैंग्वेज के सारे शब्द हैं जिससे आपको पहचान होती है कि मेथड कौन सा है। मेथड पहचान करने के लिए ये शब्दों का, हाँ ये शब्दों का क्लू आता है क्वेश्चन के अंदर, तब पता चलता है। अच्छा तो बेटा अगर आपने व्यय माना तो क्या होगा, अच्छा सर एक एग्जाम्पल से बताओ। तो देखो बेटा अगर एग्जाम्पल लेते हैं ना तो देखो क्या होगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि साहब जो पॉलिसी है, एग्जाम्पल सपोज करो पॉलिसी 1 लाख रुपए की है और सपोज करो सरेंडर वैल्यू उसका 10,000 रुपए है और उसका एनुअल जो प्रीमियम आता है, वार्षिक प्रीमियम आता है वो 4,000 रुपए आता है। ठीक है सर, अब उसने ये कहा कि हमने प्रीमियम को क्या माना, हमने प्रीमियम को
व्यय माना, खर्च माना, आयगत व्यय माना, आगम व्यय माना, पीएनडल से चार्ज किया, अवास्तविक खाता माना। इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम कहाँ जाएगा? पीएनडल में जाएगा। इसका मतलब बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में पॉलिसी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम को खर्चा मान लिया। इसका मतलब बैलेंस शीट में पॉलिसी नहीं जाएगी। ये हिंट हो गया। और बेटा ध्यान रखना, खर्चे का क्या दस्तूर होता है। जैसे व्यापार में किराया चुकाते हैं तो क्या करते हैं? रेंट टू कैश। और वर्ष के अंत में खर्चे को पीएनडल में ट्रांसफर, पीएनडल टू रेंट, खत्म। बस कोई उसका वजूद ही नहीं है, वो उसका कोई शेष ही नहीं है, वास्तविक खाता है, वही हस रिस्क का होगा। मतलब जो भी प्रीमियम है उस प्रीमियम को चुकाओ। प्रीमियम चुकाऊं, ये लो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वर्ष के अंत में उसको पीएनडल में दिखा दो। ये लो कहानी खत्म। ये दो एंट्रियां करते रहो जब तक कि कोई खुशखबरी नहीं आ जाए। सर खुशखबरी का मतलब क्या है? खुशखबरी यहाँ तो वही दो ही है, या तो अवकाश ग्रहण हो या मृत्यु हो। अगर वो दोनों इवेंट नहीं आते तो चुकाते रहो प्रीमियम, पीएनडल में दिखाते रहो। और अगर इवेंट हुआ, क्या इवेंट हुआ? सर इवेंट हुआ अवकाश का, सर इवेंट हुआ मृत्यु का। तो आपको पता है अवकाश होगा तो सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? 10,000। मृत्यु होगा तो पॉलिसी वैल्यू कितना मिलेगा? 1,00,000। और ये किस में बटेगा? सभी पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में। अच्छा सर, सभी पार्टनर्स में सेम। किस रेशियो बटेगा? वही ओल्ड पीएसआर। खत्म। बस पहले मेथड में इसके अलावा कोई बात ही नहीं है जो आपको परेशान करे। सर हमें कैसे पता चलेगा? फिर बताओ आप एक बार, हमें कैसे पता चलेगा कि सर मेथड फर्स्ट है? अगर क्वेश्चन में ये शब्द आते हैं कि पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को व्यय माने, खर्च माने, आयगत व्यय माने, पीएनडल से चार्ज करें, अवास्तविक खाता माने, इसका मतलब पहला मेथड है प्रीमियम चुकाओ पीएनडल में दिखाओ, प्रीमियम चुकाओ पीएनडल में दिखाओ, और दिमाग अपना मत लगाओ। और अगर अवकाश हुआ या मृत्यु हुई तो क्या होगा? अवकाश होगा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा 10,000 रुपए, मृत्यु होगा तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा 1,00,000 रुपए। और जो पैसा मिला है ना, वो सभी पार्टनर को किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। कहानी किस्सा खत्म। कुछ नहीं करना इस मेथड के अंदर। अच्छा सर, सर दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरे मेथड में बेटा जो पॉलिसी है, और पॉलिसी में आपने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था, उसको आपने एसेट माना है। अच्छा, एसेट माना है, इसका मतलब एसेट जाएगी बैलेंस शीट में। यस, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इस मेथड में पॉलिसी कभी भी पीएनडल में नहीं जाती है। सर शक्ल बताओ बैलेंस शीट की। ये लो बैलेंस शीट की शक्ल आपके सामने, ये रही बैलेंस शीट। इधर एसेट साइड पर पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पर जाएगी कितने रुपए? 10,000। इसमें एक बात और सीख लेना बेटा, बैलेंस शीट में कोई आइटम उड़कर नहीं आता। ऐसे उड़ के तितली की तरह थोड़ी आके बैठेगा। आपको पता है स्टार्टिंग से कि बैलेंस शीट बनती है दोहरा लेखा। हाँ, लेखांकन समीकरण पर आधारित है। अगर इधर
कुछ आइटम आया है, इसका मतलब समीकरण के माध्यम से इधर भी कुछ होगा। होता है ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। तो इधर एसेट आई है तो या तो लाइबिलिटी आएगी या कैपिटल। यस, उसको आपको कैपिटल के अंदर वो दिखाई देगा पैसा। इसका मतलब इसका अभिप्राय सीख लो। अगर बैलेंस शीट में जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर दिखा रहे हो, इसका मतलब वो पैसा पहले से ही कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो रखा है, तभी वो बुक्स में आया है। ये ध्यान रखना। आपको एक बात याद दिलाऊं, जैसे पार्टनरशिप में बिल्डिंग 1 लाख की है और रीवैल्यूएशन 1,05,000 हुआ, तो आप 5,000 को तो ट्रांसफर करते हो क्योंकि एक तो पहले से बुक्स में ट्रांसफर्ड है ऑलरेडी। यस, तो कभी ऐसी बात आ जाए तो क्या करना है, हमेशा अगर पहले मेथड की पहचान कर लो, और मेथड अगर हिंट करता है कि पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन किया है, एसेट माना है, बैलेंस शीट में दिखाया है, इसका मतलब मेथड दूसरा है। उसी एग्जाम्पल को ले लू, ये लो सर, बेटा पॉलिसी बोलो कितने की, 1 लाख की, सरेंडर वैल्यू वही 10,000 और वही वार्षिक प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम कितना भाई, 3,000 रुपए। पर अब भाई मेथड पहला नहीं है, मेथड दूसरा है, और दूसरा मेथड कहता है कि, हाँ, कहता है कि हमने बैलेंस शीट में एसेट को सरेंडर वैल्यू पर मेंटेन किया है, इसका मतलब सरेंडर वैल्यू पहले से ही पूंजी खातों में एडजस्ट हो रखी है। और अगर ऐसी कंडीशन में अगर रिटायरमेंट हो गया तो क्या होगा, और अगर मृत्यु हो गई तो क्या होगा, अवकाश होगा तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना, 10,000। पर ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एडजस्ट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई उपचार नहीं होगा। लेकिन अगर मृत्यु हो गई तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा 1 लाख, पर पहले से 10,000 तो एडजस्ट है सरेंडर वैल्यू, तो बैलेंस कितना, 90,000। ये बांटेंगे सभी पार्टनर में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, हाँ, देखो बेटा एक बात समझ लो, अगर पॉलिसी बैलेंस शीट में आ रही है तो मेथड पहला तो नहीं है, मेथड कौन सा है, दूसरा। और दूसरे मेथड में पॉलिसी में निवेश को आपने क्या माना, संपत्ति, और संपत्ति बैलेंस शीट में पॉलिसी किस मूल्य पे आएगी, सरेंडर वैल्यू, और वो सरेंडर वैल्यू पहले से ही पूंजी खातों में क्या है, एडजस्ट। अगर अवकाश हो तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, पर वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि वो तो पहले ही क्या है, एडजस्ट है। और अगर मृत्यु हो गई तो मिलेंगे तो 1 लाख, पर 10 तो पहले से एडजस्ट कर रखे हैं, तो 90,000 रुपए क्या करने हैं, उनको एडजस्ट करना है। ये ध्यान रखना, स्टूडेंट गलती कर जाता है, मेथड का नॉलेज नहीं होता और सीधे सीधे अपने जनरल सेंस से क्वेश्चन करता है, और वो निश्चित रूप से क्वेश्चन को गलत ही करता है। ये बहस का विषय नहीं है, यहाँ शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त अंडरलाइन कर लेना, कुछ कीवर्ड, अवकाश है या मृत्यु है, रेशियो कौन सा है, मेथड कौन सा है, क्या बांटना है क्या नहीं बांटना है, ये सारी आपको इसके अंदर दिखाई देगी, और आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। क्वेश्चन गलत होने के पीछे कारण क्या है, कारण है लैक ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता और उस पर ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, क्वेश्चन हमेशा का ऐसा है नहीं रिवाज
कि आपको क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न के पास्ट एग्जाम जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन यूनिक भी बनेगा, एडवांस भी बनेगा, शब्दों का चयन आपका अच्छा है, आप क्वेश्चन पेपर क्रैक कर लोगे और आपका क्वेश्चन सही होगा। पर उसके लिए आपको बेसिक एलिमेंट्री, आपने नोट किया होगा जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, आपको मैं अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रहा। अरे भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं, क्या कर लोगे उससे? क्वेश्चन की भाषा थोड़ी बदल गई, फिर क्या कर लोगे? पहले तो आपका बेस बना रहा हूं आपको, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब मैं करूं तो आपको मैं कोई शब्द बोलूं तो आपके समझ में तो आए ना। अच्छा सर, आपने ये शब्द बोला है। अरे भाई, मैं कोई मैराथन क्लास लगा दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा? क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले आपकी बेस थियरी तैयार करवा रहा हूं, जिससे आपका ये काम आसान हो जाए और क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो सर, हमने दो मेथड के बारे में बात कर ली है बेटा, अभी तो दो मेथड के बारे में बात की है, तीसरा मेथड और है। जनरली ये मेथड तीसरा एग्जाम में कम आता है, पर जब पेपर एडवांस बनता है ना तो जो कम आता है ना वो ज्यादा आता है। फिर इसका मतलब तीसरे मेथड में ये याद रखना, वो बोलेगा जब पॉलिसी के लिए क्या बनाया जा रहा है, पॉलिसी के लिए पॉलिसी संचय खाता बनाया जा रहा है। संचय का मतलब रिजर्व अकाउंट बनाया जा रहा है। अरे सर, ये भैया ये तीसरे मेथड की पहचान है। शब्द आएगा पॉलिसी संचय खाता, याद रखना। पॉलिसी संचय खाता कब बनता है? जब, यस, जब तीसरा मेथड होता है। देखो बेटा, पहले मेथड में तो पॉलिसी बैलेंस शीट में जाती ही नहीं है, दूसरे मेथड में जाती है, हाँ, और कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। तीसरे मेथड में बैलेंस शीट ऐसे बनती है, इधर तो आती है जेएलपी, वही सरेंडर वैल्यू 10,000, पर इधर इस बार कैपिटल अकाउंट की जगह जेएलपी रिजर्व अकाउंट दिखाई देगा। हाँ, मतलब सरेंडर वैल्यू की राशि किस में पड़ी है? कैपिटल अकाउंट में नहीं पड़ी है, रिजर्व अकाउंट के अंदर पड़ी है। इसका मतलब बहुत क्लियर है। वही एग्जाम्पल ले लूं आपका कि पॉलिसी कितने रुपए की? 1,00,000, सरेंडर वैल्यू 10,000 और आपका वार्षिक प्रीमियम कितना बेटा? 3,000 रुपए। सर, क्वेश्चन देख के थोड़ी पता चलता है, पता चलेगा, ये तो मैंने डेटा लिखे हैं। वहां बोलेगा कि जब पुस्तकों में पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है और साथ में संचय खाता विद्यमान है, इसका मतलब ऐसी शक्ल बनती है फिर बैलेंस शीट की। कोई फर्क नहीं है। अब अगर क्या होता है, रिटायरमेंट या डेथ, अवकाश होगा तो क्या मिलेगा? 10,000 रुपए सरेंडर वैल्यू। वो किस अकाउंट में पड़ा है? वो जेएलपी रिजर्व में पड़ा है, उसको ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल में। यानी जेएलपी रिजर्व से पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, काम पूरा। अवकाश था 10,000 रुपए था, दे दिया, रिजर्व पड़ा था उनको बांट दिया। और अगर डेथ हो जाए तो पूरे 1,00,000 रुपए कैसे दोगे? 10,000 रुपए तो सेम कहा पड़ा है जेएलपी रिजर्व में, उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। और शेष कितना बचा? 90,000 रुपए किसमें पड़ा है? जेएलपी अकाउंट में, वो भी ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। बस, इससे ऊपर का कोई रूल ही नहीं है। और अब मैं आपको इसको क्रक्स में समझाता हूं और आपको स्क्रीन के साथ साथ बताता हूं कि आपको कैसे इसको समझना चाहिए। अच्छा सर, बताएं।
पहली बात, जीवन बीमा पॉलिसी का चैप्टर किसके दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं? एकाकी व्यापार या साझेदारी? सर साझेदारी। अच्छा, कौन ले रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी? सर फर्म नहीं, फर्म की लाइफ नहीं होती, साझेदारों के जीवन पर पॉलिसी कौन ले रहा है? फर्म ले रहा है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, फिक्स एसेट है, रियल अकाउंट है। पॉलिसी इंडिविजुअल भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, पर उनका प्रीमियम कभी पार्टनर पे नहीं करेंगे। कौन पे करेगा? फर्म। और जब भी पैसा मिलेगा, चाहे पॉलिसी वैल्यू चाहे सरेंडर वैल्यू, किसको मिलेगा? फर्म को। फर्म किस में बांटेगी? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पॉलिसी क्या है? इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट का अकाउंट, रियल अकाउंट। पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगा? वो सम एश्योर्ड है, वो कब मिलेगा? या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या पॉलिसी परिपक्व हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। और अगर सरेंडर वैल्यू की बात करूं तो फर्म अपनी बैलेंस शीट में, अपनी लेखा पुस्तकों में पॉलिसी को किस मूल्य पे दिखाती है? तो जवाब होगा समर्पण मूल्य। और समर्पण मूल्य पहले साल क्या होता है? 0 होता है, ध्यान रखना। और अगर आपको ये पूछे कि सर पॉलिसी जो है बंटवारा कैसे करते हैं, बहुत सारी पॉलिसियां हैं, इंडिविजुअल, जॉइंट, तो जो मर गया उसका जिसमें नाम आ रहा है वो तो पॉलिसी बंद, उसका तो पॉलिसी मूल्य मिलेगा, बाकी सबका समर्पण मूल्य है। सबको जोड़ो और सभी पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अगली बात आती है कि मेथड टोटल कितने हैं? 3। पहला मेथड ये रहा, पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को क्या माना? व्यय, खर्च, आयगत व्यय। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा? पॉलिसी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, P&L में खर्चे के रूप में जाएगा। अवकाश ग्रहण हो, समर्पण मूल्य मिलेगा, सभी में बांट दो। मृत्यु होगा, पॉलिसी मूल्य मिलेगा, सभी में बांट दो, कहानी को खत्म करो। दूसरे मेथड में पॉलिसी में निवेश को आपने क्या माना? संपत्ति माना, एसेट्स माना। और बेटा याद रखना, यहां संपत्ति माना है तो बैलेंस शीट में जाएगा सरेंडर वैल्यू से, और दोहरा लेखा के कारण वो अमाउंट पहले से कैपिटल अकाउंट में क्या है? ऑलरेडी एडजस्ट है। तो अगर अवकाश ग्रहण हो जाए तो सरेंडर वैल्यू पूंजी खाते में ट्रांसफर मत करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले ही वो ट्रांसफर है। और अगर मृत्यु हो जाए तो पॉलिसी वैल्यू 1 लाख मिलेगा, 10 तो पहले ही एडजस्ट है, तो केवल बैलेंस 90,000 को सभी पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तीसरा मेथड यदा कदा, कभी कभी आता है, जब पॉलिसी के लिए संचय खाता बनाया जाता है। वही दूसरे मेथड जैसी बात है, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पर आएगी, पर इधर जेएलपी रिजर्व मेंटेन रहेगा, मतलब समर्पण मूल्य के बराबर राशि पहले ही रिजर्व में क्या है? एडजस्ट है, कैपिटल अकाउंट में नहीं है, रिजर्व में। अगर अवकाश हो तो सरेंडर वैल्यू जो रिजर्व में पड़ा है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। मृत्यु हो जाए तो 1 लाख में 10 तो रिजर्व में से ट्रांसफर कर दो, 90 जेएलपी में से कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आए अंडरलाइन कर लेना, अवकाश, रेशियो, मेथड, ये अमाउंट ऐसे ट्रांसफर करना है, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।